कुछ ऐसे आदिवासी नेता हैं, सारे नहीं बोलेंगे, जिनका कहना है कि कुर्मी समाज पहले ये डिसाइड करे कि वो किनके वंशज हैं। कभी उनके सवाल के अनुसार मैं ले रहा हूँ, हालांकि आप इतिहास के जानकार हैं, लीजिए। तो उनका कहना है कि वो शिवाजी के वंशज हैं, लव कुश बोलते हैं, कभी राम जी के वंशज बोलते हैं। अभी लव कुश आप हर कुर्मी गांव में चले जाइए, खुला है पूरा झारखंड। मैं सारे लोगों को न्योता देता हूं जो हमें शिवाजी का वंशज कहते हैं। शिवाजी तो मराठा है वहां का, पटेल तो गुजरात का है, लव कुश तो मिथक है। एच.एच. रिजले ने 1885 से 91 में छोटा नागपुर पठार के 13 जनजातियों का शिनाख्त किया और उन्हें इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट रखा गया। यानी उनके ऊपर आज भी, उन 13 जनजातियों पर आज भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है, जिसमें कुर्मी भी है, और उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी भारत सरकार का सिविल का कानून लागू नहीं। आप गांव गांव घूम जाइए, रांची शहर में पता नहीं चलेगा। आप एक एक गांव घूमिए और कुर्मी के गांवों में जाइए और वहां जाकर देखिए कि अन्य जनजातियां और जातियां आपस में दूध चीनी पानी की तरह घुल मिलकर रह रही हैं या नहीं रह रही। कुर्मी ने कभी दादागिरी नहीं की, न किसी जाति के साथ, न किसी जनजाति के साथ। अरे सीएनटी एक्ट में तो साफ लिखा हुआ है, जो जिस जाति का है वही उस जाति की जमीन को ले सकता है। मुंडा का जमीन कुर्मी नहीं ले सकता है, संथाल का जमीन कुर्मी नहीं ले सकता है, संथाल का जमीन संथाली ले सकता है, मुंडा का जमीन मुंडा ही ले सकता है। कुछ लोग सिर्फ कुछ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि बाहरी शक्तियां बहुत मजबूत हैं। वे सबसे पहले आपकी आदिवासियत को ही खत्म करेगा। बदल रही है। रांची में पहले आपका पॉपुलेशन कितना था, रांची जिले में आपका पॉपुलेशन कितना था, और अभी का अगर पॉपुलेशन रेशियो निकाला जाएगा तो क्या वही रेशियो निकलेगा? तो इस बात से उन्हें डरना चाहिए। और इस डेमोग्राफिक चेंज से अगर कोई बचा सकता है तो वो कुर्मी ही बचा सकता है अन्य जनजातियों को, और झारखंड को भी विकसित कर सकता है तो कुर्मी कर सकता है। क्योंकि कुर्मी सोया हुआ था, लेकिन अब जाग रहा है, और पूरा युवा वर्ग जाग रहा है, राजनीतिक भी धीरे धीरे जाग रहे। तो जैसे जैसे अरे हम तो दस्तावेज का उसी दस्तावेज को दिखला रहे जिस दस्तावेज में तेरा नाम है। मैं अलग से दस्तावेज नहीं दिखला रहा हूं। तो तुम कुर्मी को झुठला रहे हो तो अपने दस्तावेज को भी झुठला रहे हो। अरे यहां पर तो एससी का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। जिस मिट्टी में हिंदू धर्म ही नहीं था, जिस मिट्टी में मंदिर ही नहीं था, वहां पर शेड्यूल कास्ट कहां से पैदा होगा? यहाँ के लोगों ने छुआछूत किया ही नहीं। छोटा नागपुर के पठार में छुआछूत नहीं है। आप अभी भी छोटा नागपुर के पठार में घूम लो कि कोई एक जनजाति किसी एक जाति को छुआछूत करती है, उसका छुआ नहीं खाती है, ऐसा ना कभी था ना है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो कुर्मी समुदाय के मतलब कह सकते हैं बहुत बड़े विशेषज्ञ के तौर पे इस समय उभर रहे हैं, जानकार रखते हैं और अद्भुत व्यक्तित्व हैं। इनके एक इंटरव्यू के बाद पूरे कुर्मी समाज में मानो जो लहर दबी हुई थी वो उठ सा गया है, और सब तमाम जितने कुर्मी समाज के लोग हैं फिर से जाग चुके हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दीपक पुनियार दा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दादा झारखंडी जोहार आपको। सफर सच को भी जोहार और अभिवादन। दादा सवाल सीधा यहाँ से होगा, जिस प्रकार से आपने कड़ी छेड़ी है झारखंड में, आपके इंटरव्यू के बाद जिस प्रकार से समाज के लोगों में चेतना जगी है वो किसी से अछूता नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर में हो या फिर रेल टेका आंदोलन हो या फिर वो तमाम एक्टिविटीज जो इन दिनों देखने को मिल रहा है, वो चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे धरातल पर हो। पहला सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं कि कुर्मी समाज जो कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, पूर्व में भी आंदोलन कर रहे थे, अभी भी फिर से आंदोलन का आगाज हो चुका है, क्या वो कुर्मी समाज सिर्फ आंदोलन करेगा या हक अधिकार मिल पाएगा? देखिए, सवाल आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि वो हक ले पाएगा या केवल आंदोलन में रगड़ाता रहेगा। इसके पीछे एक छोटा सा ऐतिहासिक सच है। वो ऐतिहासिक सच क्या है कि जब देश आजाद हुआ, गौर कीजिएगा, जब देश आजाद हुआ उसके बाद दो कैटेगरी बनी, एसटी एंड एससी। आधार क्या था भाई? आधार क्या था? भारत सरकार उजागर करे कि आधार क्या था। तो झारखंड के लिए आधार बताया जाता है कि 1931 की जनगणना में जो लोग प्रीमिटिव ट्राइब थे, प्रीमिटिव माने अति प्राचीन, ट्राइब माने मानव समूह, जो किसी धर्म किसी जाति के लोग नहीं थे, वो एक मानव समूह थे,
एक नस्लीय मानव समूह थे, एबोरिजिनल्स थे, एनिमिस्ट थे, एबोरिजिनीज थे, उन्हें ट्राइब की सूची में डाला गया और उसी सूची में हम लोग भी थे। एच रिजले ने 1885 से 91 में छोटा नागपुर पठार के 13 जनजातियों का शिनाख्त किया और उन्हें इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट रखा गया। यानी उनके ऊपर आज भी, उन 13 जनजातियों पर आज भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है, जिसमें कुर्मी भी है, और उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी भारत सरकार का सिविल का कानून लागू नहीं है। तो बेईमानी कहां हो रही है? बेईमानी कहां हो रही है? सरकारी स्तर पर हो रही है या पॉलिटिकल स्तर पर हो रही है? तो यह जन दबाव जैसे जैसे बढ़ेगा तो वे इस सच को दबा के रखने नहीं सकेंगे और उन्हें जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जो नेचुरल अधिकार है, वो उन्हें देना ही पड़ेगा। लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। कुर्मी समाज अगर एसटी सूची में शामिल हो जाता है, अगर आप लोगों का आंदोलन सफल हो जाता है, तो क्या जो झारखंड में या फिर जो भारत में और भी अन्य जाति जनजाति के लोग जो रह रहे हैं, जैसे एसटी में जो पहले से हैं, अभी हो, मुंडा, आदिवासी, जो तमाम लोग अभी हैं, उनको क्या नुकसान होगा? अच्छा, आप बताइए, आप एक बात बताइए, सरकार 1950 के बाद है ना सर, या 1947 के बाद है ना? SC ST 1947 के बाद है ना? तो 1947 के पीछे का इतिहास देखिए झारखंड में या छोटा नागपुर के पठार में। क्या जनजातियां आपस में लड़ी हैं या किसी भी जनजाति के साथ कोई जाति लड़ा है? जबकि इस छोटा नागपुर के पठार में आज से नहीं, सदियों से कुर्मियों की जनसंख्या सर्वाधिक रही है। अभी भी वो 4 आना है, अभी भी वो 24% से अधिक है। आप गांव गांव घूम जाइए, रांची शहर में पता नहीं चलेगा। आप एक एक गांव घूमिए और कुर्मी के गांवों में जाइए और वहां जाकर देखिए कि अन्य जनजातियां और जातियां आपस में दूध चीनी पानी की तरह घुल मिलकर रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। कुर्मी ने कभी दादागिरी नहीं की, न किसी जाति के साथ, न किसी जनजाति के साथ। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना। जमीन के लिए वो कभी लड़ा नहीं है किसी के साथ, क्योंकि उसके पास शुरू से ही जमीनें रही हैं। इसीलिए वो किसी का हक छीनेगा, वो किसी का जमीन छीनेगा, ये सिर्फ हवा खड़ा किया जाता है। हवा, यहां तो सीधी बात है, संविधान में लिखित है कि जनजातियों की जितनी संख्या होगी उससे अधिक परसेंट उसको आरक्षण मिलेगा। जैसे अभी 24 का 26% मिल रहा है, जो बढ़ाकर 28 भी किया जा चुका है। समझने वाली बात है। तो आप देखिए, एक जनजाति को उसके जनसंख्या से अधिक मिलता है। तो कुर्मी भी अगर शामिल हो जाएगा तो जनसंख्या का ये जो आरक्षण का आधार है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उनसे यह सवाल किया जाए कि 24 का 24 रहेगा तब ना वो तुम्हारा छीनेगा, तो 24 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे चलिए, आप कल्पना कीजिए, अगर हम पहले से शामिल होते और यहाँ की 58% जनता अगर आदिवासी रहती तो क्या होता? क्या 24% आरक्षण होता? तो ये एक हवा खड़ा जाता है, झूठ का हुआ खड़ा किया जाता है। अरे CNT एक्ट में तो साफ लिखा हुआ है, जो जिस जाति का है वही उस जाति के जमीन को ले सकता है। मुंडा का जमीन कुर्मी नहीं ले सकता है, संथाल का जमीन कुर्मी नहीं ले सकता है, संथाल का जमीन संथाल ही ले सकता है, मुंडा का जमीन मुंडा ही ले सकता है। और उन लोग का तो रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा है, 62 के बाद और रिस्ट्रिक्शन है कि उन लोग का ब्लॉक लेवल पर होता है, हम लोग का तो जिला लेवल पर होता है। तो जब एक जाति दूसरा जाति का आदमी ले नहीं सकता है, तो एक जनजाति का दूसरा जनजाति कैसे जमीन ले लिया? अब रह गया आरक्षण के बाद कि चलिए 50% भी हो जाए तो कुर्मी ज्यादा हावी हो जाएगा, ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा, ऐसा हवा उड़ाया जाता है। तो यहां पर आप 2 पार्ट कर दो ना, जिस तरह आप OBC को 2 पार्ट किए हुए, BC1 और BC2 में। ये राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार में वो एक है। तो आप उसी तरह झारखंड में कर दो कि जितने शेष बचे हैं वो ST2 में रहेंगे, उसमें घटवार भी बाकी है, घटवार भी बाकी है। वो लोग वास्तव में भुइयां हैं, तो उनका ST स्टेटस कहां गया? यहां पे मूलतः 67%, 67% थे आदिवासी ट्राइब, वे कहां गए? तो उन्हें भी खोजो और उन्हें भी दो। ये रियल में ST स्टेट है।
ऑलरेडी है। इसीलिए कुछ लोग स्वार्थ से, सिर्फ कुछ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि बाहरी शक्तियां बहुत मजबूत हैं। वे सबसे पहले आपके आदिवासियत को ही खत्म करेगा, ना सीएनटी एक्ट रहने देगा, ना आरक्षण रहने देगा। और अभी जो आप मेजोरिटी दिखला रहे हैं, तो यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। इस डेमोग्राफिक बदलाव में वर्तमान के जनजाति कहां दब जाएंगे पता नहीं चलेगा। आने दीजिए ना परिसीमन। झारखंड की जनसंख्या तो बढ़ रही है, बाहरी लोग तो बढ़ रहे हैं। जितना नया नया जमीन में नया नया घर बन रहा है, वहां कौन, क्या झारखंडी लोग खरीद के बना रहा है? नहीं। तो आपकी डेमोग्राफी तो बदल रही है। रांची में पहले आपका पॉपुलेशन कितना था, रांची जिले में आपका पॉपुलेशन कितना था, और अभी का अगर पॉपुलेशन रेशियो निकाला जाएगा तो क्या वही रेशियो निकलेगा? तो इस बात से उन्हें डरना चाहिए। और इस डेमोग्राफिक चेंज से अगर कोई बचा सकता है तो वो कुर्मी ही बचा सकता है जनजातियों को, और झारखंड को भी विकसित कर सकता है तो कुर्मी कर सकता है। क्योंकि कुर्मी आज नहीं, सरकार बनने से पहले 1950 से पहले जब सरकारें नहीं थी, कुर्मी ही वो कोर कृषक था जो यहाँ के लोगों को धान से पोसता था, धान की कृषि से। दादा, कुछ ऐसे आदिवासी नेता हैं, सारे नहीं बोलेंगे, जिनका कहना है कि कुर्मी समाज पहले ये डिसाइड करे कि वो किनके वंशज हैं। कभी उनके सवाल के अनुसार मैं ले रहा हूँ, हालांकि आप इतिहास के जानकार हैं, लीजिए। तो उनका कहना है कि वो शिवाजी के वंशज हैं, लव कुश बोलते हैं, कभी राम जी के वंशज बोलते हैं। अभी लव कुश को लेकर के एक मामला भी छिड़ गया है, आपने देखा होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पहले मैं बोला एक बात कि ट्राइब का शिनाख्त कब हुआ है। बिना पढ़े लोग उलझुल बकता है। अरे मिथक इतिहास नहीं होता है। बिल्कुल सही। शिवाजी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। हम कहाँ के हैं? छोटा नागपुर पठार के हैं। क्या कुड़माली बोली मराठा में है? क्या कुड़माली बोली गुजरात में है? क्या कुड़माली बोली बिहार में है? क्या कुड़माली बोली एमपी में है? यदि कुड़मी कहीं से आया होता तो जब भी कोई माइग्रेट करता है तो एक पार्ट माइग्रेट करता है, होल बॉडी माइग्रेट नहीं होता है। होगा क्या? सारे के सारे लोग आ जाएंगे? तो हमारी भाषा पूरे साउथ ईस्ट में नहीं मिलती है। यह ना द्रविड़ में आता है, ना मुंडा भाषा में आता है, ना ऑस्ट्रिक भाषा में आता है। पोडियल साहब ने जांच किया है। कुड़माली अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा है। तो एक अलग से भाषा लिए हुए समाज, अलग से संस्कृति, 12 माह से 13 पर्व लिए हुए है। अगर हम कहीं से आए होते तो करम पर्व तो और कहीं होना चाहिए था, अखाइन यात्रा तो और कहीं होना चाहिए था। तो सारे पर्व हमारे विशिष्ट है, हमारी भाषा विशिष्ट है, और हम रिफ्यूजी के तरह किसी गांव में नहीं रह रहे हैं। उस गांव को हमने बसाया है। आप हर कुड़मी गांव में चले जाइए, खुला है पूरा झारखंड। मैं सारे लोगों को न्योता देता हूं जो हमें शिवाजी का वंशज कहते हैं। शिवाजी तो मराठा है वहां का, पटेल तो गुजरात का है, लव कुश तो मिथक है, कथा है। तो राम का वंशज कह रहे हो हमें? अरे ये तो गढ़ी हुई कहानी है, और किनकी गढ़ी हुई है ये आप अच्छी तरह जानते हो। मैं उसको आलोचना नहीं करना चाहता हूं। तो जो लोग यहां सदियों से बसा हुआ है, उसका डीएनए रिपोर्ट बता रहा है कि वह उसका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 65,000 साल पुराना है। आप बोलिए, आप चलिए ना, आप जो है फिराया लाल से पूरब की ओर चलना शुरू कीजिए, मेदिनीपुर तक बाएं दाएं केवल कुर्मियों के गांव मिलेंगे। नो डाउट। आंख से दिखता है हमारा इतिहास। अरे 3 या 4 ब्लॉक में उराव है, 1.5 जिले में मुंडा है। संथाल तो संथाल परगना में मिलते हैं, वे हमारे विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लोग उठाते हैं। तो जो झारखंड की सच्चाई है, उस सच्चाई से आप आंख क्यों बंद करते हो? एक बड़ी आबादी के साथ आपने झूठ बोला है, आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हो। शिवाजी के वंशज हम कब होते? कब होंगे? वंशज कहने का मतलब कब होता? वो मेरा फोर फादर होता। कैसे फोर फादर होता?
पटेल कहाँ है? गुजरात में है। हम कहाँ हैं? और यहाँ के 2 करोड़ कुर्मी जन्म गया। बाहर बात भी बोलने का कुछ आधार होना चाहिए। निराधार आप जैसे मान ले किसी ने बना लिया, किसी बड़े नेता के नाम पर किसी समाज का नाम दे दिया, इसका मतलब वो उसका वंशज है क्या? अगर हम लिख दे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक संगठन बना दिए और उसपे हम लोग शामिल हो गए, तो वे लोग राष्ट्र के नेता है, राष्ट्र के आइडियल है, पूरे भारत के आदर्श है। तो जो शिवाजी समाज विनोद बाबू ने बनाया था, आप पता कर लो कि वो केवल कुर्मियों का समाज था या वहां झारखंड के यानी झारखंडी लोग भी थे। तो जिस समय उन्होंने शिवाजी समाज बनाया, उसी समय शिबू सोरेन ने तो सनत समाज भी बनाया। तो समाज को जागृत करने के लिए एक में कोई झंडा बैनर होता है, और वो झंडा बैनर अगर रहा तो हम क्या उसके वंशज हो गए? अरे जिस चीज का कोई तर्क ही नहीं है, कुतर्क देके तुम कितना दिन हमको रोकोगे? सच्चाई को रोक नहीं पाओगे बाबू। अब कुर्मी सोया हुआ था, लेकिन अब जाग रहा है, और पूरा जुआ वर्ग जाग रहा है, राजनीतिक भी धीरे धीरे जाग रहे हैं। तो जैसे जैसे अध्ययन, अरे हम तो दस्तावेज का उसी दस्तावेज को दिखला रहे जिस दस्तावेज में तेरा नाम है। मैं अलग से दस्तावेज नहीं दिखला रहा हूं। तो तुम कुर्मी को झुठला रहे हो, तो अपने दस्तावेज को भी झुठला रहे हो। अगर कुर्मी नहीं है तो तुम 13 का फायदा मत लो, तुम 31 का फायदा मत लो। अरे अंधा देखेगा कि एक ही चिट्ठी में सभी भाई का नाम है, सभी जनजातियों का नाम है, 13 जनजातियों का नाम है। 13 में 12 मजा मारोगे। जो सबसे ज्यादा लड़ा, सबसे ज्यादा शहीद हुआ, और लाली कमीशन रिपोर्ट में तुम कुर्मी का सहारा लेते हो। क्या एनी हरो को मालूम नहीं था कि कुर्मी कौन है? क्या विनोद बाबू ये रामदयाल मुंडा को मालूम नहीं था कि कुर्मी कौन है? क्या शिबू सोरेन बाबा को मालूम नहीं था कि कुर्मी कौन है? ये तो मतलब होता है कि सूरज को दिया दिखाना। चलो ना भाई, घूमो पूरे झारखंड में और खोजो कुर्मियों को, गांव गांव में जाके खोजो, अगर मेरी बात झूठ निकलेगी तो। अरे अधिकांश गांव तो ऐसे हैं जहां संताल, मुंडा, उरांव, कुर्मी एक साथ जहर थान, सरना थान का पूजा करता है। एक ही पूजा है, एक ही पर्व है, कैसे है? तो ये चंद लोगों का, जिनका ज्ञान कम है और स्वार्थी है, किस तरह बोल देंगे तो लोग भड़क जाएंगे, मेरे पीछे आ जाएंगे। तो जब तक वे लोग अज्ञानी रहेंगे और हमारे लोग भी अज्ञानी रहेंगे, तभी तक ये मामला अटका हुआ रहेगा। दोनों में से जिस दिन एक जाग जाएगा, अरे 1-2% का बात रहता, 24% आबादी को आप झुठला दोगे। अगर हमारी बात झूठ होती, सबसे पहले तो अर्जुन मुंडा पर सवाल खड़ा होना चाहिए था कि उन्होंने 2004 में अनुशंसा कैसे कर दी। आप बताइए, जब भी कोई अनुशंसा होती है तो बिना आधार का होगा? बिना आधार का कोई आपका अनुशंसा करेगा? बोल रहे 1913 की चिट्ठी झूठी है और उसमें कुर्मी का नाम गलत छपा है, तो फिर वही चिट्ठी 1931 में रिपीट करती है, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में संशोधित होता है। तब पुनः यह चिट्ठी निकलती है और सारे प्रावधान, सारे प्रोविजंस लिखे जाते हैं जो हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होंगे। तो सिविल कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, उस चिट्ठी के बदले। तो भारत सरकार कितने लोगों को इंडियन सक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया है जानते हैं? यह ऐतिहासिक है। सिर्फ इस 13 का ही एग्जेम्पशन है और किसी जनजाति का एग्जेम्पशन नहीं है। जो नए शामिल हुए हैं उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू। तो इतना बड़ा सच आप समझ सकते हैं कि कुर्मियों के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू है या नहीं। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, जो भारत सरकार का नियम है उत्तराधिकार का, वो लागू नहीं है हमारे ऊपर, जिस तरह उन लोगों के ऊपर लागू नहीं है। तो इतने बड़े सच को इन लोगों नकार रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे? आंख रहते अंधा। अच्छा, सवाल एक और है, झारखंड में एसटी की परिभाषा और सीमा कौन तय करेगा? ये तो हम लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन वो लोग को बताना बड़ा आवश्यक है। इस प्रश्न का भी उत्तर जरूरी है। देखिए, जब 1950 में जितने लोगों का इंक्लूड होना था हो गया, लेकिन सारे लोग तो इंक्लूड नहीं हुए। कहा कि आजादी से पहले पूरे भारत में 33% जनजाति थे, 33% पूरे भारत में। आपने मात्र 7.5% को दिया है, तो और 27% कहां गया? या और 26.5% कहां गया? छोटा नागपुर के पठार में 1931 तक 63% था, सिर्फ 14% मुसलमान और 13% हिंदू था।
तो कहां गए? कहां गए? वे हैं इसी मिट्टी पर जिंदा है। क्यों? कुछ को आपने एससी बना के मुंह बंद कर दिया है। अरे यहां पर तो एससी का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। जिस मिट्टी में हिंदू धर्म ही नहीं था, जिस मिट्टी में मंदिर ही नहीं था, वहां पर शेड्यूल कास्ट कहां से पैदा होगा? यहाँ के लोगों ने छुआछूत किया ही नहीं। छोटा नागपुर के पठार में छुआछूत नहीं है। आप अभी भी छोटा नागपुर के पठार में घूम लो कि कोई एक जनजाति किसी एक जाति को छुआछूत करती है, उसका छुआ नहीं खाती है, ऐसा ना कभी था ना है। तो यहां तो आपने कुछ को एससी बांट दिया, क्योंकि सारे लोग यहाँ के जो ओरिजिनल थे, एबोरिजिनल थे, वो सीएनटी एक्ट में है। यानी सीएनटी एक्ट में जितने लोग वर्तमान में शामिल है, सभी के समय एक समय में एबोरिजिनल थे और सभी के सभी ट्राइब है। ये एक सच है, आप मानो या ना मानो। और कुर्मी सब दिन सबको साथ लेकर चला है, और जिस दिन उसके हाथ में राज आएगा वो सबको साथ लेकर चलेगा और ट्राइबलिटी को बचाएगा। और झारखंड प्रगतिशील भी होगा, विकासशील भी होगा, क्योंकि जब जनता विकासशील होती है तो राज्य भी विकासशील होता है। एक सवाल है, क्या केवल आंदोलन और राजनीतिक दबाव से एसटी दर्जा मिल सकता है? देखिए, इसकी प्रक्रिया है। तो जब 1950 में जिसको बनना था बन गया, उसके बाद संसद में आवाज उठी कि जो छूट गए उनका क्या होगा। तब 1965 में लोकूर कमेटी बनी और लोकूर कमेटी ने मानदंड तय किया अनुशंसा का। पहला प्रिमिटिव ट्रेट माने आदिम लक्षण, दूसरा विशिष्ट संस्कृति स्पेसिफिक कल्चर, तीसरा साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट कि अन्य जातियों से मिलने जुलने में संकोच, चौथा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, और पांचवा एडुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो जब भी कोई अब उसको वो राज्य सरकार का बात हो गया कि राज्य सरकार जिसका अनुशंसा करेगी उसको ये 5 मानदंड में जांच करेगी और जांच करके उसका रिपोर्ट जो है आरजीआई को दे देगा। वो असल में जाएगा जनजातीय मंत्रालय में और जनजातीय मंत्रालय से जाएगा आरजीआई में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको जांच करेगा कि जांच रिपोर्ट कैसा है और इसका पुराना रिपोर्ट कैसा है, दोनों को मैच करेगा। जब उसका मैच हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो नेशनल काउंसिल को देगा, ट्राइबल नेशनल काउंसिल को। ट्राइबल नेशनल काउंसिल जब संतुष्ट हो जाएगा तो वो जो है पुनः इन लोग को वापस कर देगा मंत्रालय को। वो आरजीआई को देगा, आरजीआई मंत्रालय को देगा, मंत्रालय उसको कैबिनेट में ले जाएगा। टोटल खेला केंद्र का है? नहीं, टोटल खेला केंद्र का नहीं है। शुरुआत तो इसको करना पड़ेगा और ये एक बार भेज चुका है। और भेजने के बाद रोका कौन है? रोका है टीआरआई। किस आधार पर? सिर्फ आर्थिक और एडुकेशनल। तो जो आर्थिक और एडुकेशनल का डाटा है वो मात्र 2 गांव का है, रामगढ़ का, कोठार, गोबरदरा और रांची का। तो क्या इस 3 गांव को देखकर आप हमारी आर्थिक स्थिति को समझ गए? जज नहीं कर सकते। जज कर सकते हैं। तो बेईमानी किसने किया है? बेईमानी किया है टीआरआई ने, और सरकार चुप है और हमारे नेता भी चुप है। वो क्यों नहीं उसको चैलेंज करते हैं टीआरआई के रिपोर्ट को कि झूठा बात लिखकर, बिहारी कुर्मी का बात लिखकर, यूपी के कुर्मी का बात लिखकर और एमपी कुर्मी का बात लिखकर तुम हमको छांटने का। अरे जानते हो, ये हमें कहते हैं कि ये द्रविड़ और आर्य का सम्मिश्रण है और हम आर्यों के आने के हजारों साल पहले से यहां है। ये इनको नहीं दिख रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा है। माने बेमतलब का जोड़ तोड़। यहां तक लिखा है टीआरआई वाला कि ये लोग महाराष्ट्र से कुणबी जाति के उपजाति के रूप में यहां बास कर रहे हैं। तो हम महाराष्ट्र से कब आए? किस रास्ता से आए? और आके यहां 40,000 गांव का मालिक हो गए। अरे कोई बाहरी आदमी, रिफ्यूजी आदमी जाके मिट्टी का मालिक नहीं होता है। इतना भी इन लोग को समझ में नहीं आता है। और अगर आप लोग पहले से थे, आपकी जनसंख्या कहां पर है और कितनी है और कितने क्षेत्र में है? उराव का क्षेत्र क्या है? मुंडा का क्षेत्र क्या है? संथाल का क्षेत्र कहां है? कुर्मी का क्षेत्र कहां है? क्या ये आंख से नजर नहीं आता है? बस आंख से दिखते हुए सच को भी नकारने का इन लोग सिर्फ प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरह जितना दिन हो टाला जाए। टाल रहे हो तो टलेगा उतना ही दिन जितना दिन कुर्मी सोया हुआ है, चुप रहेगा। नेता लोग भी कहां जाएगा? सामाजिक मुद्दा है। आज न कल तुमको सारी बात अध्ययन करनी पड़ेगी और कुर्मियों का साथ देना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा दादा आपसे। 20 तारीख को आप लोगों ने एक आंदोलन का आगाज किया है, फिर से छेड़ा है रेल टेका आंदोलन। उसी के विपक्ष में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की जी। वो कह रहे हैं कि वो लोग अगर रेल टेका करेंगे तो हम लोग जो है एरोप्लेन को रोकेंगे।
तो सिर्फ क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों चाहते हैं ये जरा बताइए। देखिए, बात है कि नेतागिरी है ना भैया, कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे आदमी उनके पीछे रहेगा। वाइकी से ही आप समझिए ना, वाइकी से ही समझिए, ये हवाई बात है या नहीं है। वो किस आधार पर हमको टेकेंगे या किस आधार पर वो हमको रोक सकते हैं। सीधी सी बात है, ये हवाई है। अपना नेतागिरी चेहरा चमकाने का बात है तो लोग चमकाए कुर्मी को देखकर, बढ़िया बात है। हम लोग को भी आनंद आ रहा है, खुली आजादी दे। हाँ, हम लोग को भी आनंद आ रहा है। लोग बोले तो थोड़ा हमारा कुर्मी भाई लोग को भी तीत लगे तो बढ़िया है कि उन लोग और तीत लगा रहे हैं, लगाइए। चलिए, अच्छा है कि आप सोए हुए नहीं हो, हमारे सोए हुए को जगा रहे हो, तो मेरा आधा काम तो वही लोग कर दे रहा है। विरोधी हाँ। विपक्ष